हेलो दोस्तों, आप सबका इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशन में मैं प्रफुल्ल हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक टाइडल वेव्स के बारे में देखा था। टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और सोलर एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था। तो दोस्तों, लास्ट सेशन हमने टर्मिनेट किया था हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। तो दोस्तों, आज हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को ही पढ़ेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन से ही हम लोग दोस्तों नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है इनकी शुरुआत करेंगे। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है ये आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अभी दोस्तों करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पूछे जाते हैं, जिन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछा भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही एक सेशन में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी फॉर्म क्यों है? अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बेस्ट एनर्जी फॉर्म कौन सा होगा? सबसे बेस्ट एनर्जी फॉर्म कौन सा होगा? तो सबसे बेस्ट एनर्जी फॉर्म, जैसा का हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था आइडियल फ्यूल की डेफिनेशन में, बेस्ट एनर्जी या बेस्ट फ्यूल कौन सा होता है? बेस्ट एनर्जी या बेस्ट फ्यूल होता है दोस्तों जो बेस्ट फ्यूल या बेस्ट एनर्जी वो होता है जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। बेस्ट फ्यूल कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। अब उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, किस सेंस में? कैलोरीफिक वैल्यूज के सेंस में। कैलोरीफिक वैल्यूज के इसमें हम लोग उसकी इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं कि ये हमें कितनी ज्यादा एनर्जी दे रहा है, और उस एनर्जी को हम मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। तो जहां पर हम लोग जो नॉर्मल अपनी लकड़ी जो होती है, वुड जो होता है, तो दोस्तों वुड की कैलोरीफिक वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू होती है सिर्फ 10,000 से 14,000 तक, 10,000 से 14,000 तक कैलोरीफिक वैल्यू होती है नॉर्मल वुड की। पर वही अगर हम लोग बात करें दोस्तों कोयले की, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है दोस्तों नियर अबाउट 24,000, 24,000। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे घर में जो एलपीजी है, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो दोस्तों एलपीजी ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हमें नियरली 40 to 44,000 के बीच में मिल जाती है। अब दोस्तों ये इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज है। पर हाइड्रोजन को सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सी चीज बनाती है? हाइड्रोजन को सबसे बेस्ट फ्यूल बनाती है हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू अगर की बात करें तो वो आती है दोस्तों 1,50,000। जी हाँ, 1,50,000 ये कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की। तो इसीलिए हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। तो अगर हाइड्रोजन को हम यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और इस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने के और एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट है दोस्तों, जैसे कि मान लो जब हम लोग वुड को बर्न करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल को बर्न करते हैं, तो हमें बहुत सारी पोल्यूटिंग गैसेस मिल जाती है। इन पोल्यूटिंग गैसेस में मेजर गैसेस जो होती है उनके बारे में आप जानते होंगे। मेजर गैसेस होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारी गैसेस है जो पोल्यूटिंग गैसेस भी है, ग्रीन हाउस गैसेस भी है, टेम्परेचर भी बढ़ाती है। पर जब कभी हम लोग दोस्तों हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, हाइड्रोजन को कंबस्ट करते हैं, तो हमें वेस्ट क्या मिलता है? हमें वेस्ट मिलता है दोस्तों H2O, वाटर। तो हाइड्रोजन देखिए दोस्तों बेस्ट फ्यूल क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू भी प्रोड्यूस करता है। दूसरा, जब आप इसे कंबस्ट करते हो तो कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता है, कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होता है, और कोई रेसिड्यू, जैसे लकड़ी या कोयले को जलाने के बाद हमें राख मिल जाती है, ऐसे कोई रेसिड्यू भी क्रिएट नहीं होता है। तो दोस्तों हो गया ना हाइड्रोजन एकदम आइडियल फ्यूल। नॉन कन्वेंशनल फ्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हो, सुनते हो, वो है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बोल रहा हूँ और ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें क्या डिफरेंस है? हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, इनमें क्या डिफरेंस है?
तो इसी डिफरेंस को दोस्तों आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल फिर ये आता है कि हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, और ये ज़्यादा पोल्यूटिंग गैसेस भी प्रोड्यूस नहीं करता, कोई रेसिड्यू राख भी नहीं छोड़ता है, और इसमें हमें मिलता है सिर्फ वाटर। तो इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग एज अ फ्यूल अभी तक क्यों यूज़ नहीं कर रहे थे? तो दोस्तों उसके लिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, क्या हाइड्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? तो दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है अगर उसकी बात हम करें तो दोस्तों यहाँ पे 78% तो नाइट्रोजन है, 21% तो दोस्तों ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बचे वाले इसमें दोस्तों थर्ड नंबर पे आर्गन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। हाइड्रोजन अगर बात करें तो बहुत कम, बहुत ही निग्लिजिबल सेंस में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो फिर इस फ्यूल के लिए हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा रिजर्व है जो हमारे पास है, और वो रिजर्व है दोस्तों वाटर, H2O, वाटर। हाँ दोस्तों देखो, यहाँ पे इंडिया कोयले के लिए तो हमारे पास है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके लिए तो हम लोग बाकी देशों पे डिपेंडेंट है। पर अगर ग्रीन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, अगर हाइड्रोजन को हमें ऑब्टेन करना रहा तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, वो है दोस्तों वाटर। हमें क्या करना होगा? हमें इस वाटर को ब्रेक करना पड़ेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब दोस्तों आपने बेसिक साइंस में इसको पढ़ा होगा कि वाटर को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। वाटर को ब्रेक करने की सिंपल मेथड है, उस मेथड का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इस मेथड से हम लोग वाटर को ब्रेक कर सकते हैं, और वाटर को ब्रेक करके दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कहाँ से होगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा जब हम लोग वाटर को ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, जिससे कि हमें हाइड्रोजन मिलेगा। अब दोस्तों फिर यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती कैसे है। तो चलिए दोस्तों इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ स्लाइड्स को भी पढ़ेंगे जहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो एग्जाम के हिसाब से। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी होती है। तो दोस्तों अब आप सोचो कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके वाटर को ब्रेक कर रहा हूँ, और इस वाटर को ब्रेक करके मैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करूँगा, और इस हाइड्रोजन से भी मैं क्या करूँगा, तो एनर्जी क्रिएट करूँगा। तो दोस्तों ये फ़ायदे का सौदा होगा क्या? फ़ायदे का सौदा तभी होगा जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो पावर अप्लाई कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी मैं सप्लाई करूँगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पावर इस हाइड्रोजन ने प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी ये इकोनॉमिकली वाइबल भी होगा। तो दोस्तों इस मामले में ये इकोनॉमिकली वाइबल है, क्यों? तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, तो जितना पावर, जितना एनर्जी, जितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अप्लाई करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी हम इस हाइड्रोजन से क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे, उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अब दोस्तों आपको क्लासरूम में एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए कुछ स्लाइड्स है, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन, तो दोस्तों ये जो हाइड्रोजन जो है, ये सबसे पहले यहाँ पर आप चीज़ याद रखोगे कि ये हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अभी प्रमोट भी कर रही है। तो नॉन कन्वेंशनल, अपारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत है, उसमें हाइड्रोजन भी इम्पॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन क्यों इम्पॉर्टेंट? तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है दोस्तों, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये सबसे ज़्यादा है। और कैलोरीफिक वैल्यू इसकी कितनी है? तो वो है 150 किलो जूल। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो सबसे ज़्यादा है वो है दोस्तों 150 किलो जूल्स पर केजी। और दोस्तों जब हम लोग हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, तो दोस्तों हमें कोई भी पॉइजनस गैस, ग्रीन हाउस गैस या रेसिड्यू, राख नहीं मिलती है, बल्कि हमें मिलता है दोस्तों पानी और हीट।
यहाँ पर ये रिएक्शन भी आप देख सकते हो। कंबशन के लिए दोस्तों, बर्निंग के लिए ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। तो जब हम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें मिल जाएगा दोस्तों वाटर और हीट, और ये एनर्जी हमारी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। तो दोस्तों हमें क्लीन एनर्जी पे ग्रीन एनर्जी पे ट्रांजिशन जो करना है उसमें ये ग्रीन हाइड्रोजन एक मेजर माइलस्टोन हो सकता है। अब ये तो इन्फॉर्मेशन थी आपको एग्जाम के हिसाब से। अब इस हाइड्रोजन के दोस्तों अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, टॉर्क्यू हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है। अब इसके अलावा भी आपने बहुत सारे कलर सुने होंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों जब हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर को। वाटर को हम लोग ब्रेक करते हैं दोस्तों, और प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम वाटर को ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस की डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक कैथोड होता है, एक एनोड। एनोड होगा पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड होगा निगेटिवली चार्ज। अब दोस्तों जब हम इस सॉल्यूशन में से, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत एसिड डाल देते हो, अब दोस्तों जब हम लोग यहाँ से करंट को पास करते हैं, जब आप करंट को पास करोगे तो क्या होगा, करंट को जब आप पास करोगे तो दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएंगे। तो हमें एनोड पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इस नोड पर मिलता है दोस्तों ऑक्सीजन। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, वहाँ पर हमें मिलता है ऑक्सीजन। और कैथोड जो कि निगेटिवली चार्ज है, यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन गैस को। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, इसे कैरी ऑन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है पावर सप्लाई की। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और इलेक्ट्रोलिसिस से हम प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों हाइड्रोजन को। हमें इलेक्ट्रोलिसिस ये रिएक्शन कैरी ऑन करनी है। किसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस कैरी ऑन करनी है? ताकि हम लोग वाटर को, पानी को ब्रेक करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके। पानी को ब्रेक करके हम लोग क्या कर सके, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करते हैं, तो मान लो इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने प्रोड्यूस किया कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से दोस्तों हमने इसे प्रोड्यूस किया। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, और इस इलेक्ट्रोलिसिस से हमने हाइड्रोजन को ऑब्टेन किया, और इस हाइड्रोजन से दोस्तों हमने एनर्जी प्रोड्यूस की। तो क्या ये एनर्जी ग्रीन एनर्जी होगी? क्या ये एनर्जी ग्रीन एनर्जी होगी? क्या इस हाइड्रोजन को हम ग्रीन एनर्जी कहेंगे? क्या इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहोगे? तो नहीं। ये ग्रीन हाइड्रोजन कब होगा? ये ग्रीन हाइड्रोजन इसीलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, और इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में क्या हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन कब बनेगा? ग्रीन हाइड्रोजन ये तब बनेगा दोस्तों जब ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है रिन्यूएबल सोर्सेस से, ग्रीन सोर्सेस से। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एनर्जी आपके पास आ रही है सोलर पैनल के थ्रू, अगर ये एनर्जी आपके पास आ रही है विंड पावर के थ्रू या टाइड्स के थ्रू, तो दोस्तों ये सारे के सारे हैं ग्रीन एनर्जी सोर्सेस जो कि नॉन कन्वेंशनल भी है। अब यहां से आपको मिल रही है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब इस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को आप अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोलिसिस में, और इस इलेक्ट्रोलिसिस से आप इस वाटर को ब्रेक करके प्रोड्यूस करोगे हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी कार्बन इमिशन नहीं होता है। यहाँ पे कार्बन इमिशन जो है वो जीरो है। यहाँ पर कार्बन इमिशन जो है वो जीरो है। अब ये कार्बन इमिशन जीरो है करके ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, इस हाइड्रोजन को कहते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इन रियलिटी ग्रीन हाइड्रोजन है। तो दोस्तों अभी समझ में आया ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन में
हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्शन की प्रोसेस, जो कि हम उसे वाटर से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, इस इलेक्ट्रोलिसिस को कैरी ऑन करने के लिए अगर आप ग्रीन एनर्जी अप्लाई करोगे, रिन्यूएबल से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को अप्लाई करोगे जिसमें कार्बन इमिशन बिल्कुल नहीं होता है, तो इस इलेक्ट्रोलिसिस से मिलने वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन। और इस ग्रीन हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आया होगा, और अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आ गया तो दोस्तों हमें बाकी के जो हाइड्रोजन के टाइप्स हैं उन्हें भी समझने में हेल्प होगी। अब जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कैरी ऑन किया जाता है टोटली रिन्यूएबल सोर्सेस से। तो फिर सवाल आता है दोस्तों, ये ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? अब ब्लू हाइड्रोजन में भी लॉजिक सेम रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर ये कलर कहाँ से आया? कलर आया कि उस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपने कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यूज किया है। तो दोस्तों ये ग्रीन हाइड्रोजन तब आता है जब आप कार्बन कैप्चर मेथड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। यानी मान लो आप थर्मल पावर प्लांट से ही इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से या गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी कार्बन इमिट हो रहा है, अगर आपने उस कार्बन को कैप्चर कर लिया, अगर आप कार्बन को कैप्चर करते हो और कैप्चर करके उसे स्टोर करते हो, तो वो हो जाता है दोस्तों ब्लू हाइड्रोजन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, उसमें जो भी कार्बन का इमिशन हो रहा है उस कार्बन को हम लोग कैप्चर करके अगर उसे स्टोर करते हैं, उस कार्बन को एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते, उसे स्टोर करते हैं, तो वो बन जाता है दोस्तों ब्लू हाइड्रोजन। अब इस ब्लू हाइड्रोजन की तरह ही दोस्तों एक और टर्म आती है, वो है दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन। अब ये ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनेगा? तो इस ग्रे हाइड्रोजन में भी सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर ब्रेकडाउन, हाइड्रोजन। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो आप पावर अप्लाई कर रहे हो, उस पावर में उस इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो मीथेन को यूज करके, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो मीथेन की स्टीम को यूज करके, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसे कहा जाएगा दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन। अगर आप मीथेन गैस को यूज कर रहे हो, मीथेन की स्टीम को यूज कर रहे हो, तो वो बन जाता है ग्रे हाइड्रोजन। अब वैसे ही दोस्तों टर्म आती है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन, अब ब्राउन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करोगे? ब्राउन हाइड्रोजन तब होता है जब आप कोल गैसिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों कोल गैसिफिकेशन, अब इसके बारे में आपने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा और वो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। तो दोस्तों अभी कोयले को जब हमें निकालना होता है तो हम लोग माइनिंग के थ्रू उसे डग आउट करके निकालते हैं, पर अभी ये कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी मॉडर्न मेथड है जिसमें हम लोग कोल को कन्वर्ट करते हैं गैस में, और ये भी कौन सी गैस है? तो मीथेन गैस है। तो दोस्तों जब हम लोग कोयले को, कार्बन को माइन के अंदर ही उसे कन्वर्ट करते हैं गैस में, मीथेन में, तो उस टाइम पे भी कुछ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। उस हाइड्रोजन को कहते हैं दोस्तों ब्राउन हाइड्रोजन। तो कोल गैसिफिकेशन मेथड से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे ब्राउन हाइड्रोजन। और उसी तरह से दोस्तों एक टॉर्क्यूज हाइड्रोजन भी होता है। अब ये टॉर्क्यूज हाइड्रोजन कब प्रोड्यूस होगा? तो दोस्तों जैसे बायोमास को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। तो अगर आप पायरोलिसिस मेथड से दोस्तों, पायरोलिसिस मेथड से अगर आप मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे मिलने वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं टॉर्क्यू हाइड्रोजन। पायरोलिसिस मेथड को यूज करके अगर आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करोगे तो उसे कहते हैं दोस्तों हम टॉर्क्यू हाइड्रोजन। तो ये थे दोस्तों हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। अब दोस्तों देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के एडवांटेजेस कौन से हैं। तो हमारे पास दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन भी है, ब्लू हाइड्रोजन भी है, टॉर्क्यू हाइड्रोजन भी है, और इसके बेनिफिट ये है कि ये क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी कैसे? तो भाई जब हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो कार्बन का इमिशन तो होता ही नहीं,
किसी ग्रीन हाउस गैस का भी इमिशन नहीं होता, किसी पोल्यूटिंग या पॉइजनस गैस का भी इमिशन नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन बन जाता है क्लीन फ्यूल, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम लोग पावर यूज़ कर रहे थे वो भी तो क्लीन सोर्स ही था, वो भी तो हम लोगों ने रिन्यूएबल से ही बनाया था, सोलर से बनाया था, विंड का यूज़ किया था, टाइडल पावर का यूज़ किया था। तो इसलिए दोस्तों ये पूरी चेन अगर बात करें तो क्लीन है, इसमें कहीं पे भी कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है। ये ग्रीन हाइड्रोजन का पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों इसकी वर्सैलिटी। अब वर्सैलिटी कैसे, तो मुझे बताओ, हम लोग हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या उस हाइड्रोजन को हम लोग सीएनजी के साथ मिक्स करके व्हीकल नहीं चला सकते? तो इस सीएनजी से हम लोग व्हीकल भी चला सकते हैं, ट्रक, कार। इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या एलपीजी के साथ मिक्स करके खाना नहीं बना सकते, कुकिंग नहीं कर सकते? कुकिंग भी कर सकते, हम गाड़ी भी चला सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। और इस हाइड्रोजन को हम लोग बर्न करके क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते? तो जैसे गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वैसे ही इस हाइड्रोजन को भी बर्न करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यह हाइड्रोजन एक वर्सेटाइल फ्यूल है। इसे आप जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, और जिस फॉर्म में भी आपको एनर्जी चाहिए, हीट के लिए एनर्जी चाहिए, लाइट के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, आप उससे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों ये है वर्सेटाइल। अब बात आती है तीसरा इसका एडवांटेज है दोस्तों स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज। तो मान लो अगर भारत को अपना एनर्जी रिजर्वायर क्रिएट करना है तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये किसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो सबसे ज़्यादा है, यानी हम लोग बहुत कम। अब कैलोरीफिक वैल्यू का रिलेशन अगर देखो तो जैसे मान लो 1 केजी वुड को अगर हम लोग जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो वो हमें कितनी एनर्जी देती है? उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी तो हमें 1 केजी एलपीजी देता है, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। पर 1 केजी लकड़ी को स्टोर करने के लिए जो जगह लगती है उसके कंपैरिजन में 1 केजी एलपीजी को बहुत कम। तो 1 केजी अगर हम लोग हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे वो तो हमें बाकी सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा। तो दोस्तों एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करने के लिए भी हाइड्रोजन बेस्ट है। जब ज़रूरत पड़ी तब हाइड्रोजन को यूज़ कर लो, नहीं पड़ी तो स्टोर रहने दो। एनर्जी डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, और इसके कंबशन के बाद तो दोस्तों पानी ही मिलता है। तो ये सारे हैं दोस्तों एडवांटेजेस किसके? ग्रीन हाइड्रोजन के। अब इस ग्रीन हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने में, ये अगर इतना अच्छा फ्यूल है, इतना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक कंप्लीटली नॉन कन्वेंशनल फ्यूल सोर्स है, और ये पोल्यूटिंग भी नहीं है, तो इसके अडॉप्शन में हमें कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? तो दोस्तों इसके अडॉप्शन में सबसे पहले चैलेंजेस जो है हमारे सामने वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। जी हाँ, इनिशियली दोस्तों हमें पावर प्लांट को सेटअप करना, रिन्यूएबल सोर्सेस को क्रिएट करना, और उनसे आने वाले पावर से इस वाटर को ब्रेक करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। अभी ये सारे ऑपरेशन न्यू है और बहुत स्मॉल स्केल में हो रहे हैं, जिसके वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पर जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और जैसे इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा तो इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइजर्स लगते हैं, एनोड लगते हैं, कैथोड लगते हैं, और इक्विपमेंट और मटेरियल भी लगता है, और उसके साथ हमें इंफ्रा भी क्रिएट करना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारे सामने। उसके बाद दोस्तों स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब हाइड्रोजन ये गैस है, इसे अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें इसे लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना प्रेफरेबल होगा। अब लिक्विड फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर बहुत कम, -270 डिग्री तक के कम टेम्परेचर में ही ये लिक्विड में मिलेगी। तो दोस्तों इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक क्रायोस्फीयर क्रिएट करना होगा, इसकी स्टोरेज, और ये इन्फ्लेमेबल भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, सेफ्टी कंसर्न भी इससे एसोसिएटेड है। तो दोस्तों ये इतने सारे चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस को हम लोग आने वाले समय में बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करके ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए ग्रीन हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में। अब ग्रीन हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो दोस्तों ये इस टॉपिक पर आपको मेंस में क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर आपको लिखना होता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन के आंसर आप लिखोगे। अब जाने से पहले दोस्तों कुछ स्टैटिक डेटा आपको बता दूं। स्टैटिक डेटा ये है दोस्तों कि आज की डेट में भारत में कितनी रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो दोस्तों भारत में अगर हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में दोस्तों आज की डेट में 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है, भारत में 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आती है दोस्तों रिन्यूएबल से।
40% इलेक्ट्रिसिटी आती है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से। अब फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भारत में किससे होता है, सोलर पावर से होता है या विंड पावर से होता है? तो दोस्तों भारत में इन रिन्यूएबल में सबसे ज्यादा पावर प्रोडक्शन होता है सोलर, उसके बाद सेकंड नंबर आता है दोस्तों विंड। अब 2023 के पहले अगर आप बात करो तो ये बहुत कम था, विंड नंबर 1 हुआ करता था और सोलर नंबर 2। पर दोस्तों आज 2025 में याद रखिएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो भारत में नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल है सोलर एनर्जी। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर है विंड एनर्जी। अब ये तो बात हो गई रिन्यूएबल के बारे में। अब दोस्तों अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो आज की डेट में कोयला ही है जिससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भारत में प्रोड्यूस होती है। कोल ही है जिससे भारत में आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है और इसका परसेंट है दोस्तों 55%। तो ये डेटा था थोड़ा सा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं वो आता है बायोफ्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में ही। तो दोस्तों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ये रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स आप सबको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। अब दोस्तों अगले सेशन में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे बायोफ्यूल्स के बारे में, इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में, इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स के बारे में और फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। दोस्तों इन सारे टॉपिक्स एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इथेनॉल प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, इथेनॉल के लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट जनरेशंस कौन सी है फ्यूल्स की। तो इसे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। सी यू सून गाइस, बेस्ट ऑफ लक।